नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प रिपोर्ट्स और स्रोतों पर बात कर रहे हैं। हाँ, इसमें इंडियन इकोनॉमी की अभी की स्थिति, स्किल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और कुछ और ज़रूरी डेवलपमेंट्स पर नज़र डालेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते, देखते हैं इनमें क्या खास है। बिल्कुल। ये स्रोत हमें एक कह सकते हैं मिली-जुली तस्वीर दिखाते हैं। मतलब इकोनॉमी में कुछ अच्छे संकेत हैं, तो कुछ चुनौतियां भी हैं और सरकारी पहले भी। ठीक है, तो इकोनॉमी से ही शुरू करते हैं। एक टर्म काफी सुनने में आ रहा है, गोल्डीलॉक्स स्थिति। वित्त मंत्रालय कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इसमें है। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर यह है क्या असल में? हाँ, गोल्डीलॉक्स ये इकोनॉमी की वो अच्छी वाली स्टेज मानी जाती है जहां ग्रोथ रेट मतलब विकास दर ठीक ठाक हो, ना बहुत ज्यादा तेज कि इकोनॉमी ओवरहीट हो जाए, ना बहुत धीमी कि मंदी आ जाए। अच्छा। मतलब स्थिर विकास, बेरोजगारी भी कम और महंगाई भी कंट्रोल में। इन्वेस्टर्स के लिए ये आमतौर पर अच्छा माना जाता है। समझ गया। और हाल के जो आंकड़े आए हैं वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे करंट अकाउंट का क्या स्टेटस है? हाँ बिल्कुल, वित्त वर्ष 24-25 की चौथी तिमाही मतलब Q4 के आंकड़े देखें तो चालू खाते में सरप्लस रहा है, करीब $13.5 अरब का। सरप्लस, ये तो काफी अच्छा है। हाँ, और ये जीडीपी का लगभग 1.3% बनता है। इससे हुआ ये कि पूरे साल का जो चालू खाता घाटा था कैड, वो भी काफी कम हो गया। अब वो $23.3 अरब पर आ गया है, यानी जीडीपी का सिर्फ 0.6%। तो मतलब बाहर से लेन देन का जो बैलेंस है वो सुधर रहा है। एग्जैक्टली, बाहरी संतुलन में ये एक साफ सुधार दिखता है। ये तो अच्छी खबर है। लेकिन एक और रिपोर्ट है जो भारत के बढ़ते भारी कर्ज पर भी ध्यान दिला रही है। उसका क्या? हाँ, वो पहलू भी है। ये सच है कि मार्च 2025 तक भारत का जो एक्सटर्नल डेट यानी बाहरी कर्ज है, वो बढ़कर $736.3 अरब हो गया। ओ, ये तो पिछले साल से काफी ज्यादा है। हाँ, करीब 67.5 अरब डॉलर ज्यादा है। और कर्ज और जीडीपी का जो अनुपात है, डेट टू जीडीपी रेशियो, वो भी बढ़कर 19.1% हो गया है। वैसे इसमें राहत की बात यह है कि इसका ज्यादातर हिस्सा लॉन्ग टर्म का है। और करेंसी के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा डॉलर में है, करीब 54.2%, फिर रुपये में लगभग 31.1%। अच्छा। लेकिन फिर भी देखिए, एक्सचेंज रेट का रिस्क रहता है ना, और आगे चलकर पेमेंट का बोझ भी देखना होगा, तो इस पर नजर रखना तो जरूरी है। बिल्कुल। तो एक तरफ ये कर्ज की बात है, दूसरी तरफ स्टार्टअप इकोसिस्टम में तो जैसे कमाल की रफ्तार दिख रही है। मेटा की एक रिपोर्ट आई थी इस पर। हाँ, निश्चित रूप से पिछले एक दशक में भारत के स्टार्टअप सीन ने तो मतलब जबरदस्त छलांग लगाई है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे शुरुआती फंडिंग मिलना आसान हुआ है, डिजिटल यूजर्स बढ़े हैं, और खासतौर पर एआई को बहुत तेजी से अपनाया जा रहा है। करीब 70% स्टार्टअप्स एआई इस्तेमाल कर रहे हैं। 70%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और यूनिकॉर्न्स के मामले में मतलब वो स्टार्टअप जिनकी वैल्यू $1 अरब से ज्यादा है, भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। इनकी टोटल वैल्यू $380 अरब से भी ज्यादा है। वाह। और एक और अच्छी बात यह है कि 2024 में DPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 1.5 लाख पार कर गई, और इनमें से आधे से ज्यादा करीब 51% छोटे शहरों से हैं, नॉन मेट्रो से। ये बहुत अहम है कि ग्रोथ सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल, और सरकार की जो पहले हैं जैसे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, वो भी मदद कर रही हैं। ये तेज ग्रोथ तो इम्प्रेसिव है, लेकिन क्या हमारे लोगों के स्किल्स मतलब कौशल इस ग्रोथ से मेल खा रहे हैं? कौशल विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट है जो कुछ अलग कहानी बता रही है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, यहीं पर एक जरूरी पॉइंट या कहिए विरोधाभास सामने आता है। रिपोर्ट ये कहती है कि 2023-24 में हमारा लगभग 88% वर्कफोर्स कम स्किल वाले कामों में लगा था। 88%? हाँ, मतलब ये कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी शायद कम स्किल वाले काम कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है हाई स्किल वाली नौकरियां उतनी हो नहीं। और दूसरी तरफ जो कम पढ़े लिखे हैं वो हाई स्किल वाली नौकरियों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इसे स्किल मिसमैच कहते हैं। स्किल मिसमैच। इसका असर क्या होता है? इससे देखिए प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है, हमारे ह्यूमन रिसोर्स का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता, और सामाजिक आर्थिक असमानता भी बढ़ सकती है। रिपोर्ट यही कहती है कि टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन मतलब TVT को सुधारना होगा, इंडस्ट्री के साथ मिलके काम करना होगा, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी लगातार सीखते रहने पर जोर देना होगा।
हाँ, ये स्किल गैप तो वाकई एक बड़ी चुनौती है। अच्छा, अब कृषि की बात करते हैं। आज भी सबसे ज्यादा रोजगार तो यही है, करीब 46% आबादी। बिल्कुल। एनएसओ की रिपोर्ट है इसके बारे में। वो बताती है कि एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टर्स का जो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट जीवीओ है, मतलब कुल उत्पादन का मूल्य, वो 2011-12 से 2023-24 के बीच स्थिर कीमतों पर 54.6% बढ़ा है। ठीक है, बढ़ोतरी तो हुई है। हाँ, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा फसल क्षेत्र का है, करीब 54%, जिसमें धान और गेहूं मेन है, और फिशरीज मतलब मत्स्य पालन का हिस्सा भी बढ़ा है। लेकिन चुनौतियां तो होंगी ही। हाँ, चुनौतियां बनी हुई हैं, जैसे पर यूनिट प्रोडक्टिविटी अभी भी कम है और किसानों की आय का लेवल भी एक मुद्दा है। सरकार कोशिश कर रही है, जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, इनसे इन चीजों को सुधारने की। सही है। अच्छा, इकोनॉमी और इन मुख्य सेक्टर्स के अलावा दो और हालिया घटनाक्रम है जिन पर संक्षेप में बात कर लेते हैं। पहला है आदि कर्मयोगी कार्यक्रम। ये क्या है? हाँ, ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री यानी जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक अहम पहल है। इसका मकसद है जमीनी स्तर पर जो फील्ड वर्कर्स और अधिकारी काम कर रहे हैं, करीब 20 लाख लोग, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब उनको ट्रेनिंग देना, उनकी स्किल्स बेहतर करना, ताकि वो सरकारी योजनाओं और सर्विसेज को लगभग 1 लाख आदिवासी गांवों तक ज्यादा असरदार तरीके से पहुंचा सकें। ओके, ये तो काफी फोकस्ड अप्रोच लग रही है। और दूसरा मुद्दा जो फिर खबरों में है वो है सिंधु जल संधि, इंडस वाटर्स ट्रीटी। इसमें क्या नया हुआ? हाँ, इसमें ये हुआ है कि भारत ने हेग में जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, COA, उसके एक फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। अच्छा, किस बारे में था फैसला? ये फैसला किशनगंगा और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर पाकिस्तान के साथ जो विवाद चल रहा है, उसमें कोर्ट की मध्यस्थता को लेकर था। लेकिन भारत का कहना है कि जब हमने संधि के ऑपरेशन को ही सस्पेंड किया हुआ है, तो COA का गठन करना ही 1960 की संधि का उल्लंघन है, वो अवैध है। तो भारत कोर्ट के अधिकार को ही चुनौती दे रहा है। हाँ, भारत कह रहा है कि जब गठन ही अवैध है तो उसका फैसला कैसे मान्य हो सकता है। भारत अपने सॉवरन अधिकार के तहत संधि को स्थगित रखने की बात कर रहा है। तो मूल विवाद अभी इस बात पर है कि ऐसे झगड़ों को सुलझाने का सही तरीका क्या है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन या न्यूट्रल एक्सपर्ट, खासकर तब जब एक पार्टी संधि को सस्पेंड मान रही हो। ये तो काफी पेचीदा मामला लग रहा है। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो कई अहम बातें निकल कर आईं। एक तरफ इकोनॉमी गोल्डीलॉक्स जैसी स्थिति में दिख रही है, स्टार्टअप्स फल फूल रहे हैं। हाँ, वहीं दूसरी तरफ बाहरी कर्ज का बढ़ना, स्किल मिसमैच जैसी बड़ी चुनौती और एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी के मुद्दे भी हैं। और साथ ही जमीनी स्तर पर क्षमता बढ़ाने की कोशिशें और सिंधु जल संधि जैसे जटिल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी चल रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ एक सवाल सोचने लायक है। भारत जब हाई ग्रोथ रेट का लक्ष्य लेकर चल रहा है, तो क्या ये सबसे ज़रूरी नहीं हो जाता कि हमारी जो स्किल डेवलपमेंट की कोशिशें हैं, वो सिर्फ नई इकोनॉमी जैसे स्टार्टअप्स की ज़रूरतें ही पूरी ना करें, बल्कि वो एग्रीकल्चर जैसे पारंपरिक और सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्रों की ज़रूरतों से भी सीधे तौर पर जुड़ें। तभी तो ग्रोथ सस्टेनेबल भी होगी और इंक्लूसिव भी, है ना? इस पे सोचना ज़रूरी है।